आईएएस का बच्चा आईएएस बन रहा है, एक बॉलीवुड स्टार है तो उसका बेटा ही बॉलीवुड स्टार बनेगा, पॉलिटिशियन है तो उसका बेटा भी पॉलिटिशियन बनेगा, लेकिन एक किसान है तो उसका बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहेगा। लेकिन आने वाले समय में क्या हमारी आने वाला युवा है, जो यूथ है, जो जनरेशन है, सोशल मीडिया पे इस बारे में बात करते हैं कि 5 सालों में देखो कैसे समय हमारा भागता चला गया। बट कभी हम लोगों ने सोचने की कोशिश करी कि इन 5 सालों में ग्रोथ सिर्फ कंट्री की वर्ल्ड वाइड लेवल की हम लोगों ने प्रोडक्शन के लेवल से समझने की कोशिश करी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा और इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, इवन सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, वो है हमारा नेपाल का इशू। नेपाल में अभी जिस तरीके का सिविल वॉर्स चल रहे हैं, यानी कि जो रिसेंट पीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। नेपाल में जो भी कुछ हुआ, मतलब जो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरीके से जेनजी एक जनरेशन होती है जो बताते हैं ना कि 1977 के बाद की जो जनरेशन है, यानी कि अब जो यंग हो गए हैं, यानी कि करीबन 20 साल से 30 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट क्या था, एक एक करके आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। लेकिन दरअसल यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे बात नेपाल की नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आज यहाँ पे साउथ एशिया की, यानी कि हमारे इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है। चाहे मैं बात करूं पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ और नेपाल हुआ। एक बात और करना चाहूंगा कि 2020 कोविड और 2020 से लेकर अब तक 2025 से किस तरीके से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम हर एक कंट्री में देख रहे हैं ग्लोबली। क्योंकि जब 2020 में लॉकडाउन लगा, प्रोडक्शन बंद हुई और किस तरीके से लोगों ने गरीबी तो देखी देखी, साथ में बेरोजगारी का एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो हमने उभरता हुआ देखा। अब इन सारी सिनेरियोज में इन 5 सालों में हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे इस बारे में बात करते हैं कि 5 सालों में देखो कैसे समय हमारा भागता चला गया। बट कभी हम लोगों ने सोचने की कोशिश करी कि इन 5 सालों में ग्रोथ सिर्फ कंट्री की वर्ल्ड वाइड लेवल की हम लोगों ने प्रोडक्शन के लेवल से समझने की कोशिश करी। जैसे इंडिया ने जापान को बीट करा, अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन गया। तो क्या लार्जेस्ट जीडीपी बनने से इस देश के आम जनता की समस्याओं में कोई सुधार हुआ? क्या उसमें किसी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला? अब अगर मैं नेपाल की ही बात करूं, जो नेपाल में बेसिकली क्या था, अगर उस इवेंट को एक मैं नटसेल में समझाने की कोशिश करूं, तो दरअसल काफी समय से वहां पे जो बच्चे हैं, उन्होंने जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, उन्होंने वहां पे नेपो किड और नेपो बेबी हैशटैग एक ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें ये बातें काफी ज्यादा उभर कर आ रही थी कि सेलिब्रिटीज हुआ या फिर पॉलिटिशियंस हुआ, यानी कि जो हाई एलिट लोग हैं उन्हीं के बच्चे अच्छी एजुकेशन इंडिया के बाहर से लेते हैं और वही लोग ग्रो कर रहे हैं। इसको एक बहुत सिंपल और आसान भाषा में कहूं, जैसे कि आईएएस का बच्चा आईएएस बन रहा है, एक बॉलीवुड स्टार है तो उसका बेटा ही बॉलीवुड स्टार बनेगा, पॉलिटिशियन है तो उसका बेटा भी पॉलिटिशियन बनेगा, लेकिन एक किसान है तो उसका बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहेगा। लेकिन अगर उसका किसान का बेटा सोचे कि मैं एक बॉलीवुड स्टार बन जाऊं, मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में, उस व्यवस्था में ये कमी है जिसकी वजह से वो किसान का बच्चा कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, ना बेहतर रिसोर्सेज मिलने की वजह से और पारिवारिक आर्थिक स्थितियों की वजह से। अब यही कुछ सिचुएशन थी नेपाल की। नेपाल में बच्चों ने इसी मुद्दे को उठाया और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलाया। इस पूरे सिनेरियो को जब ये ट्रेंडिंग में चला तो सरकार को डर हुआ कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये क्रांति जो सोशल मीडिया की है वो ग्राउंड रियलिटी पे ना उतर जाए, स्ट्रीट पे ना उतर जाए। यही डर था। इसी डर की वजह से उन लोगों ने क्या करा, इन सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे बैन लगा दिया, यानी कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, सारी सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया। जैसे ये बैन हुआ, अब यहाँ पे बच्चों ने क्या करा, अपने अपने प्रोटेस्ट को लेके जो है स्ट्रीट पर उतरे। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट वायलेंट में बदल गया कि पार्लियामेंट जैसी मेन जो, जहाँ पे सारे लेजिस्लेटर हमारे बैठते हैं देशों के, उसमें आग लगा दी। वहां के देश के जो पीएम है उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि ये सारी चीजें हुई, उसके बावजूद इतना मास प्रोटेस्ट कैसे हुआ? देखो, वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा मिनी पॉडकास्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से वीपीएन का इस्तेमाल करके लोकेशन को बदला जा सकता है, सोशल मीडिया वेबसाइट का इस्तेमाल फिर भी इलीगली हुआ और इतना मास मोबिलाइजेशन क्रिएट हुआ। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बावजूद जब वहां पे इस तरीके का जो माहौल क्रिएट हुआ नेपाल में, जिस तरीके से सत्ता हाथ से चली गई, अब नई सत्ता आने की बात कर रहे हैं, जो एक नया लीडर उभरता हुआ वहां पे दिख रहा है जिसके बारे में बातें चल रही है। बट आज की वीडियो में ना, दरअसल नेपाल का क्या मुद्दा था वो तो मैंने आप लोगों को सारा बता ही दिया, और इस मुद्दे में ना एक चीज और बताना चाहूंगा जो मैंने बताया भी था अपनी इस वीडियो में, मेरी पॉडकास्ट में, कि किस तरीके से वहां की जो एक लोकल एनजीओ है उसने सपोर्ट करा, हामी नेपाल, उसने ही इस पूरे सिनेरियो को अंजाम दिया। तो ये तो देखो नेपाल की रही बात।
लेकिन अब अगर मैं बात करना चाहूँ दरअसल नेपाल के अलावा साउथ एशिया की, जैसे मैं बात करना चाहूंगा अदर साउथ एशिया कंट्री की, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 तक ये मुद्दा सिर्फ नेपाल में नहीं भड़का, ये और भी हमने कई कंट्रीज में देखा। जैसे बात करूं श्रीलंका की 2022, जहां पे फ्यूल और फूड क्राइसिस ने राजपक्ष फैमिली की गवर्नमेंट गिरा दी। पाकिस्तान की बात करूं 2023-24 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और मिलिट्री इंटरफेरेंस के खिलाफ मास प्रोटेस्ट हुआ था। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी 2024 यानी कि स्टूडेंट्स और यूथ ने जॉब्स और डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट किया था। और म्यांमार के हालात आप लोगों को बेहतर पता होगा कि मिलिट्री कॉप के बाद अभी तक सिविल अनरेस्ट है। और अब अगर मैं बात करूं नेपाल की, यानी कि 2025 में हम लोग जिस तरीके से देखा कि नेपाल में किस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सभी की सभी हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ सकता है? देखो, जियो पॉलिटिकल एंगल और इकोनॉमिकल एंगल से समझे तो डेफिनेटली पड़ेगा। जब इतनी सारी नेबरिंग कंट्रीज से हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हमारे रूट्स होते हैं, टूरिज्म होते हैं, जिससे पैसा जनरेट होता है, उस पर एक मेजर इम्पैक्ट आ जाता है। नेपाल जैसी कंट्री में अगर इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस में भी फर्क पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट आ जाता है हमारे देश के युवा पर, मतलब उस सोशल मीडिया के इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे देश में भी पड़ सकता है। मतलब इसको कहना कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बट दैट इज ट्रुथ। क्योंकि जो समस्याएं नेपाल में हम देख रहे हैं, वो समस्या तो हमारे देश की भी, हमारे देश में 140 करोड़ की जनता रह रही है। काफी सारे लोग, नेपोटिज्म हुआ या फिर इस तरीके की जो इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग काफी समय से देख ही रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का निवारण तो बेसिकली टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो मुद्दा नेपाल में हुआ, यानी कि बेरोजगारी हुई या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, ये हर एक कंट्री का एक कॉमन मुद्दा है, इवन इंडिया का भी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखो, ये था वीडियो जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया कि नेपाल में क्या हुआ, और उसके अलावा जो बाकी की नेबरिंग कंट्रीज है उसका एक मेजर इम्पैक्ट किस तरीके से जियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमारे देश पे भी पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल है आज आप लोगों से कि जो मुद्दा या कि जो भी पॉलिटिक्स, जिस तरीके के सिनेरियो चल रहे हैं, आने वाले समय में क्या हमारी आने वाला युवा है, जो यूथ है, जो जनरेशन है, तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्या उसको सही रिसोर्सेज, क्या सही बेनिफिट्स मिल रहे हैं? एज ए यूपीएससी एजुकेटर मैं भी काफी सारे बच्चों से डील करता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश में एक बड़ा वर्ग युवा का स्ट्रगल कर रहा है नौकरी के लिए। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा मिनी पॉडकास्ट भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से 1991 के रिफॉर्म के बाद कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन बढ़ता चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट जॉब में ना ढंग की सैलरी मिलने की वजह से और इवन नॉट जॉब मिलने की वजह से। तो आप लोगों का इस बारे में क्या सजेशन है? मेरे कमेंट सेक्शन में इस पूरे सिनेरियो के बारे में जरूर अपना सजेशन देना। हर एक तरीके से नेपाल में जो हुआ, पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में पड़ेगा और हमारे देश के हालात कैसे हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो नेपाल के हालात हुए, क्या या जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो क्या उससे बेहतर हमारे देश के हालात हैं, या हम लोग भी बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्चुअल में झेल रहे हैं? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने से क्या आम जनता के जीवन में कोई बदलाव आया? क्या हमारे बच्चों को बेहतर नौकरियां मिली? क्या गरीब के घर में टाइम से राशन मिला, या उसके घर में बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक फैसिलिटी हर एक इंसान को मिली? ये सवाल आप लोगों से पूछना है, और इसका जिम्मेदार कौन है ये भी सोचना है आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में ये बात जरूर ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आज पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि डेफिनेटली वीडियो इंफॉर्मेटिव है। और अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना, और मिलते हैं अगली किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।